नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं गौरव सावंत। आज हम कश्मीर घाटी में आतंकवादी इरादों को अंजाम देने में जुटे पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी सरगनाओं को खबरदार करेंगे। भारतीय सुरक्षा बलों ने इस साल के पहले ही महीने में कश्मीर घाटी के अंदर 21 आतंकवादियों की कब्र खोद दी है। 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को ढेर कर सुरक्षा बलों ने क्लियर कर दिया है कि कश्मीर में अब आतंकवादियों का खेल शुरू होने से पहले खत्म कर देने का काम प्रगति पर है। आज हम खबरदार में भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के इस नए राउंड का स्कोर आपको बताएंगे। इसके बाद हम उस युद्ध की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में लड़ा जा रहा है। हर राजनीतिक दल अपने विरोधियों पर ब्रह्मास्त्र चला रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अब दंगा पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू किया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार किया। आज हम इसी दंगा पॉलिटिक्स से देश को खबरदार करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बहाने हिंदुत्व पर निशाना साधा तो यह बात बीजेपी के सीने में बुरी तरह चुभ गई और इसके बाद महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का दिन हिंदुत्व पर सियासी बहस की भेंट चढ़ गया। इस बहस का सार क्या निकला, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले हम आपको सीधे कश्मीर घाटी लिए चलते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी का विश्लेषण करेंगे। कश्मीर में 2 अलग अलग इनकाउंटर में भारतीय सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मरने वाले आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर और एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इस इनकाउंटर के साथ ही इस साल कश्मीर घाटी से सीधे जहन्नुम पहुंचने वाले आतंकवादियों का आंकड़ा 1 महीने में 21 हो चुका है और अभी तो पूरा महीना नहीं बीता है और साल की सिर्फ शुरुआत हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथों आतंकवादियों की कब्रें खोदने का कार्य प्रगति पर है। पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था। 12 घंटे 2 एनकाउंटर और 5 आतंकवादी ढेर। ये कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का स्ट्राइक रेट है। जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 मिलिटेंट मार गिराए। पहली मुठभेड़ कल शाम को पुलवामा जिले के नायर गांव में शुरू हुई, जिसमें जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी के साथ 4 मिलिटेंट मारे गए। दूसरी मुठभेड़ कुछ देर बाद बड़गाम जिले के चिरार शरीफ इलाके में शुरू हुई, जहां पर तिलसुरा गांव में एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया। 12 घंटे में जिन 5 आतंकवादियों की कब्रें खोदी गई हैं, उसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी शामिल हैं। जैश का कमांडर जाहिद वानी का राइट हैंड वाहिद, एक पाकिस्तानी आतंकी कफील उर्फ छोटा पाकिस्तानी और इनायतुल्लाह मीर। इन चारों जैश आतंकवादियों को पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी बडगाम में मारा गया जो लश्कर तैयबा का था। इन आतंकवादियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। AK-56 राइफल से लेकर खतरनाक विस्फोटक बरामद किए गए हैं। हम लोगों को 2 जगह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिस पर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बडगाम में एक लश्कर तैयबा का लोकल टेररिस्ट मारा गया और पुलवामा में 4 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जो जाहिद वानी हम सब जानते हैं जेएस का टॉप कमांडर था और इसका भाई भी जो है मीर, जो कि बन प्लाजा अटैक में इन्वॉल्व था, अभी जेल बंद है और उसी का भाई जाहिद वानी है। 2017 से एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व था, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व था और समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट कि जेएस का चीफ था पूरे वैली का, और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन में जैश कमांडर जाहिद वानी के मारे जाने से कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के हौसले पस्त होने की संभावनाएं हैं। जाहिद वानी 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए हमले में शामिल था।
जिसमें 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा भी जाहिद वानी पर दर्जनों केस दर्ज थे। कश्मीर में आतंकवादियों की भर्ती करने में भी उसकी खास भूमिका थी। The chief of Jaish-e-Mohammed in this entire area, we have actually eliminated one of the masterminds of various IED attacks that have taken place over the years since 2017, and including, as you might recall, in Dunyari and in Pulwama Circular Road, etc. More importantly, he was also involved in recruitment, extensive recruitment of young boys. He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को जहन्नुम का टिकट थमा देने वाले सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है, जिनके लिए इस साल का पहला महीना ही सुपरहिट साबित हुआ है। इस महीने अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में 11 एनकाउंटर किए हैं। इन एनकाउंटर्स में कुल 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जिसमें 9 पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस साल अब तक मारे गए आतंकवादियों में बड़े बड़े कुख्यात नाम शामिल हैं। शुरुआती महीना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए, और 21 में से जो हार्ड कोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांड कितने किलिंग वाला था। जाहिद समी डार था, जाहिद वानी कल रात मारा गया। इससे रिक्रूटमेंट कम होगा, आवाम को पीस शांति मिलेगा, अपने बच्चे उधर नहीं जाएंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्ति दिलवाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसी का नतीजा है कि 12 घंटे में 5 आतंकवादियों का सफाया हुआ। लेकिन सेना का ये ऑपरेशन ऑल आउट सर्दियों की शुरुआत से ही एक्टिव है, जब से बर्फबारी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी ठान लिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी अंदर भले ही आ जाएं, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ, उसमें कहीं 2 FT मारा गया है, कहीं 1 मारा गया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में FT हाई रीच से नीचे आता है और गांव में आता है, फिर गांव वाले से, सिविलियन से हमको खबर मिलता है, फिर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, FT मारा जाए है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार FT और लोकल बराबर हो गया है। नंबर FT का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है। हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हाइब्रिड टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करते जा रहे हैं। सेना के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है कि कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकवादियों का आंकड़ा 200 से नीचे आ चुका है। लेकिन सेना का मकसद इसे पूरी तरह खत्म कर देना है। जहाँ भी टेररिस्ट का, जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं सिंसली कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत, जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, तो बहुत सारे तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि आतंकवादियों की उम्र अब घटने लगी है। ये बात पाकिस्तान और उसके प्यारे आतंकवादियों को समझने में चाहे जितना वक्त लगे, इसमें उनका घाटा ही। कुल मिलाकर अगर जनवरी के महीने की बात करें तो इस साल अभी तक 11 मुठभेड़ों में 21 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें 8 विदेशी भी हैं। कहीं न कहीं सबसे ज्यादा चोट सुरक्षा बलों की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद को पहुंचाई गई, जिनके प्रमुख कमांडर के साथ साथ अन्य जो मिलिटेंट हैं वो भी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशंस में पिछले साल तेजी लाई गई थी, उसमें फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं है और लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। गौरतलब है कि ये दोनों मुठभेड़ें उस हादसे के बाद हुई जहां पर कुलगाम जिले के हसनपुरा में एक पुलिसकर्मी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में 5 मिलिटेंटों को मार गिराना, उनमें भी एक प्रमुख जैश कमांडर, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए मानी जा रही है। रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने का काम तो कई सरकारों के टाइम पर हुआ, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ सेना को फ्री हैंड तब मिला जब 31 दिसंबर 2016 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में देश को जनरल बिपिन रावत मिले। उन्होंने आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने की शुरुआत की, तो उसका नाम था ऑपरेशन ऑल आउट, जिसने कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2017 की अगर बात करें तो 120 आतंकवादी मारे गए। अगले वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 271 हो गया, यानी डबल से भी ज्यादा। बीते वर्षों में 2019 की अगर बात करें तो 2019 आते आते आतंकवादियों को कश्मीर में कदम रखने से डर लगने लगा। सेना ने इस वर्ष 163 आतंकवादियों की कब्र खोद दी। वर्ष 2020 में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी से 232 आतंकवादियों का सफाया किया। 2021 में 193 आतंकवादियों का इनकाउंटर हुआ। उन्हें ढेर कर सुरक्षा बलों ने अपने इरादे साफ कर दिए और अब महज 12 घंटों में 5 आतंकवादियों को मारकर सुरक्षा बलों ने इस वर्ष पहले ही महीने में अब तक 21 आतंकवादियों को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया। शहीद जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकवादियों के बारे में एक बार कहा था कि वो सीमा तो पार करेंगे अपने 2 पैरों पर, लेकिन इधर जब आएंगे तो 4 कंधों पर आगे होंगे। आतंकवादी आएंगे तो हम उन्हें जमीन के भीतर पहुंचाते रहेंगे। जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सेना ने उनके इस आदेश का इसे पालन करते रखना जारी रखा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड और टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स जो है 350 से 400 आतंकवादी उनमें अब भी मौजूद हैं। सेना उनकी जम्मू और कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि उन्हें जहन्नुम का टिकट थमाया जा सके। The proxy war continues. Terrorists are still there in the launch pads across the border. The combined intelligence input suggests as many as 350 to 400 terrorists on the other side at the launch pads or in various training camps. So this threat has in no way receded. So we have to remain alert, and to that extent a threat from the Western Front is also very much there and cannot be ignored. पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों को कश्मीर के नाम पर अपनी मौत को दावत देने की आदत सी पड़ चुकी है, लेकिन भारतीय सेना ने अब ठान लिया है कि अगर आतंकवादी हमारे देश के लोगों का खून बहाएंगे तो बचकर नहीं जा पाएंगे, फिर चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी हो या फिर स्थानीय लोग को वो बरगला दे। पिछले वर्ष जम्मू और कश्मीर में 134 युवाओं ने आतंकवादी संगठन ज्वाइन किए। इनमें से 72 मारे गए, 22 को गिरफ्तार कर लिया गया। आतंकवादियों को भारतीय सेना का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो साफ है, सुधर जाओ वरना सिधार दिए जाओगे। और अब हम करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, पॉलिटिक्स की। इसमें इन दिनों ध्रुवीकरण की एक तरह से आग लगी हुई है और दावानल की तरह, जंगल की आग की तरह यह बढ़ रही है और इसका केंद्र बिंदु बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में मतदान होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी यहां उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुजफ्फरनगर दंगों को भुनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता को समाजवादी पार्टी से दूर रखने की और रहने की सलाह दे रही है। तो आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने ऐसा कौन सा गणित लगाया है जो दंगों के डर पर आकर टिक गया है? उत्तर प्रदेश का वोट आपका एक ही है, वो माफिया राज भी ला सकता है और माफिया राज से मुक्ति भी दिला सकता है। मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, जहां की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 5 सालों में
एक भी दंगा ना होने देने का दम भरती। लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश का हो तो दंगों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछना है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या दंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं? तो फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर के दंगों की याद ताजा करवाई तो योगी आदित्यनाथ ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाकायदा समाजवादी पार्टी को दंगों की स्पेशलिस्ट पार्टी घोषित कर दिया और सपा की टोपी को ही दंगों के खून से रंगा बता दिया। बदले में अखिलेश ने भी करारा वार किया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि परखा हुआ प्रयोग है जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए दंगों की यादें ताजा करवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिमों की संख्या 50% से ज्यादा है। किसान आंदोलन के चलते जाट वोट बीजेपी से नाराज है और मुस्लिमों से बीजेपी को कोई उम्मीद है नहीं। दरअसल कैराना के पलायन के मुद्दे से बीजेपी एक बार फिर मुजफ्फरनगर के दंगों के डर को हवा देना चाहती है, इसलिए वो लगातार समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों के नामों पर भी निशाना साध रही। लेकिन अखिलेश भी पलटवार में पीछे नहीं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। कैराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा उसमें से 53 सीटें पहली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को पता है कि अगर उसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन कृषि कानूनों के चलते बीजेपी की दाल गलना वैसे ही मुश्किल लग रहा है। ऊपर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मुश्किलें बढ़ा दी और अब इस जंग में ओवैसी भी कूद गए। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। वही तो लड़ाई हो रही है ना। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं हो रही सामाजिक न्याय की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति प्रचार में झोंक दी है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश में है। लेकिन मुजफ्फरनगर का आखिर मूड क्या है, मिजाज क्या है, यह बीजेपी जरूर क्या समझ पा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में खतौली विधानसभा से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी के विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उस समय विक्रम सैनी का विरोध करते दिख रहे हैं। अब वो एक सभा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब हालत बिगड़ने लगे तो सभा बीच में ही खत्म करके बीजेपी प्रत्याशी वहां से निकल पड़े। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार विक्रम सैनी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया हो। महात्मा गांधी का मुद्दा सियासत में ही नहीं बल्कि संतों की धर्म संसद में भी ट्रेंड कर रहा है। कुछ दिनों पहले रायपुर में महात्मा गांधी को लेकर कुछ नफरत फैलाने वाली बातें हुई। धर्म संसद के मंच पर कुछ ऐसी बातें की गई थी जो सभ्य समाज में कभी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ ऐसा ही प्रयागराज में हुआ। कानून के डर से संतों के शब्दों का इस्तेमाल तो इस बार बड़ी सावधानी से किया गया, लेकिन इसके पीछे जो नफरत दिखी वो छलक कर सामने आ रही थी, जैसी रायपुर के धर्म संसद में हुआ था। तो इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। संदेश लेकर के जाइए गाँव-गाँव। कोई राष्ट्रपिता पुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर आप महाभारत में जाओगे, किसी भी पात्र के नाम की जो शिकारी बिल्ली है ना, जिहादी बिल्ली, इस बिल्ली को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। पहले हरिद्वार, फिर रायपुर और अब प्रयागराज। ये तो बताओ, इसमें राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। धर्म संसद के नाम पर संतों के तीखे और कड़वे विचार एक बार फिर सुनाई दिए। और ये पवित्र नाम का आदमी हिंदू है। प्रयागराज के माघ मेले में धर्म संसद के मंच पर ऐसी मांग उठी मानो हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। मौका साधु संतों के विचारों को मंच से लोगों तक पहुंचाने का था, लेकिन अचानक धर्म संसद में महात्मा गांधी का मुद्दा एक बार फिर उठ गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक पहले संतों ने देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। संत चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन उन्हीं बोस की तरफ से महात्मा गांधी को दिया गया राष्ट्रपिता का दर्जा संतों को कबूल नहीं। और न माने तो उनको ठोको। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसलिए इतिहास सुभाष चंद्र भारत आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बटा भी नहीं था और 15 देशों के लोग भारत को मान्यता दे चुके थे सुभाष चंद्र बोस को। इस इतिहास में संशोधन होना चाहिए। इस कबूतर हिंदू नाम का या गैर मुसलमान। मंच पर बारी बारी से आते धर्म गुरु एक सुर में ऐलान करते गए कि भारत की धरती पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए आज से भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाए। देश में संसद है, संविधान है, कानून है और कानून में बदलाव करने के लिए एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया भी है, लेकिन इस धर्म संसद में पल भर में हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी हो गया। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को उस देश की रक्षा करने का धर्म अधिकार है, और जो रहना चाहते हैं वो हिंदुओं का सम्मान करते हुए रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को खत्म करके, हत्या करके
और अपमानित करके अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए विचार करना पड़ेगा। और उनकी कोई मजबूरी हो तो ये सारे महात्मा तैयार है, किराया भी उनका दे देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है, लेकिन धर्म संसद में संत समाज हिंदू राष्ट्र के लिए आमादा है। इस सम्मेलन में जुटे संतों को यह भी डर है कि देश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश का माहौल है, लिहाजा धर्म परिवर्तन कानून से लेकर हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इस पर भी धर्मादेश जारी हो जाए। आमतौर पर धार्मिक कार्यक्रमों में धर्म की बात होती है, अध्यात्म से जुड़े विचारों पर चर्चा की जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश में कड़वी बातों का चलन बढ़ गया है। ऐसी धर्म संसदों में लोगों ने आज महात्मा गांधी के विचार काफी लोग शेयर करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि हजारों लोगों द्वारा सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं, यह कायरता से भी बदतर है, यह किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। और क्रूरता का जवाब क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। खबरदार में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।